नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय पश्चिम बंगाल में और न्यूज़ चैनल्स पर अगर आप देख रहे हो, देश भर में एक विषय की बहुत चर्चा चल रही है। असली तृणमूल, नकली तृणमूल, असली पार्टी, नकली पार्टी। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि असली पार्टी भी हो, नकली पार्टी भी हो। पार्टी होती। वैसे तो भारत के संविधान में पार्टी का ही जिक्र नहीं है, केवल लेजिस्लेचर पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है। पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिक्र पार्टी के संविधान में नहीं है। 1985 में राजीव गांधी की सरकार 52वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी। उसके जरिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। एंटी डिफेक्शन एक्ट बना जो पास होने के बाद, उसके मुताबिक उसमें प्रावधान ये था कि अगर किसी पार्टी के विधायक दल के या संसदीय दल के 1/3 सदस्य चाहें तो अलग होकर अपना गुट बना सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो अगर पार्टी से अलग होना है तो 1/3 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत है। उसके बाद आप अलग गुट बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं। देखा ये गया कि इस प्रावधान के कारण समस्या कम होने की बजाय डिफेक्शन की और ज़्यादा बढ़ गई। जो फुटकर डिफेक्शन होता था 1-1, 2-2 सदस्यों का, वो थोक में होने लगा, 1/3 में होने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो 1/3 लोग अलग होते थे, अपना गुट या अपनी पार्टी बनाते थे, ये फिर बार्गेन करते थे जो भी सत्ता में है, और हमको इतने मंत्री पद चाहिए, हमको ये पद चाहिए, तभी सरकार को समर्थन देंगे। तो ये हुआ ये कि रोग को ठीक करने के चक्कर में रोग और बढ़ता गया। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उसने 2002-2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई, और ये जो 1/3 का प्रोविज़न था इसको ख़त्म कर दिया। हालांकि हमारे बहुत से पत्रकार मित्र अभी उसी दुनिया में जी रहे हैं। वो अब भी बोलते हैं कि 1/3 अलग होकर जो है अपना गुट बना सकते हैं, 1/3 अलग हो जाएंगे तो वो अपनी सदस्यता बचा सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान अब भारत के संविधान में नहीं है। 2/3 का प्रावधान किया गया, लेकिन याद रखिए 2/3 भी अलग होकर अपना गुट या अपनी पार्टी नहीं बना सकते। 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में अपना विलय कर सकते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ये गलतफहमी कि 2/3 है सदस्य अगर किसी पार्टी के एक साथ, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, ये बिल्कुल भ्रामक बात है। उनकी सदस्यता तभी बचेगी जब ये 2/3 किसी दूसरे दल में मर्ज हो जाएंगे। अब तुलना हो रही है महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों पर नज़र डालने से स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए विधायकों के समर्थन की ज़रूरत थी। शिवसेना से एकनाथ शिंदे ने बगावत की। अब उनके सामने 3 विकल्प थे। वो या तो बगावत की, उन्होंने 2/3 सदस्य उनके साथ थे, वो चाहते तो भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय कर देते और उनकी सदस्यता पर कोई आंच ना आती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन जाती। दूसरा विकल्प था कि ये 2/3 सदस्य इस्तीफा दे दें विधानसभा से और फिर से उपचुनाव लड़ें, और अगर उसमें जीत कर आ जाए तो फिर जो है जिस पार्टी से लड़े हैं, मतलब अलग पार्टी बनाकर लड़ी है अब उसके सिंबल पर, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर अगर लड़े हैं तो उसके हो जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, वो अपने समर्थक विधायकों के साथ निकले और उसके बाद भाजपा का समर्थन किया। उन सभी विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, फिर से उपचुनाव लड़े और उनमें से ज़्यादातर जीत कर आए। उनके पास ये तीनों विकल्प थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने चौथा विकल्प चुना जो इससे पहले किसी ने नहीं चुना था, और वो ये कि उन्होंने पार्टी पर ही दावा ठोक दिया। कहा कि ये मेरी पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं है। जब उन्होंने पार्टी पर दावा ठोका तो नियम ये है, संविधान ये कहता है कि पार्टी संगठन में बहुमत होना चाहिए आपका, और पार्टी संगठन का मतलब होता है विधायक दल ही नहीं, सिर्फ पार्टी में जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अगर राष्ट्रीय पार्टी है, राज्य स्तर पर,
फिर जिला स्तर पर ये पदाधिकारी जो हैं उनकी मेजॉरिटी किसके साथ है ये देखा जाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा। अब मैंने उस समय एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था ये वंशवादी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो चुनाव आयोग का फैसला आया है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि भाई आपने जो है केवल विधायक दल और संसदीय दल में बहुमत के आधार पर कैसे पार्टी के बारे में फैसला कर दिया कि पार्टी किसकी है? चुनाव आयोग ने कहा कि संगठन के बारे में विचार इसलिए नहीं किया गया कि ये वंशवादी पार्टी है, इसमें कोई डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव नहीं होता। इसमें एक नेता है परिवार का जो घोषणा करता है कि फला जिले में फला पदाधिकारी होंगे या राज्य में ये पदाधिकारी होंगे। इनमें से किसी का कोई चुनाव नहीं होता, कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए असली टेस्ट लोग किसके साथ ज़्यादा है, वो जनप्रतिनिधि है जो चुनकर आते हैं, वोट से चुनकर आते हैं। तो इस आधार पर विधायक दल और संसदीय दल दोनों में 2/3 बहुमत एकनाथ शिंदे के साथ था, तो पार्टी उनकी हो गई। और पार्टी उनकी हो गई मतलब पार्टी का सिंबल उनको मिल गया, पार्टी का नाम उनको मिल गया, पार्टी का झंडा उनको मिल गया। ये जो 3 प्रमुख चीज़ें होती हैं किसी पार्टी की। उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना नहीं है, उनको एक नई पार्टी बनानी पड़ी जिसका नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना। तो शिवसेना का जो पार्टी थी उससे उद्धव ठाकरे का कोई लेना देना नहीं है। यही हुआ एनसीपी के मामले में। अजीत पवार ने दावा किया कि पार्टी में बहुमत उनका है संसदीय दल और विधायक दल में, और चुनाव आयोग ने उनके बारे में भी यही फैसला दिया। तो एनसीपी पर कब्जा अजीत पवार का हो गया, उनकी पार्टी हो गई। तो उनको पार्टी का नाम मिला, उनको पार्टी का सिंबल मिला, उनको पार्टी का झंडा मिला। शरद पवार को अलग पार्टी बनानी पड़ी, दूसरी पार्टी बनानी पड़ी, नया सिंबल लेना पड़ा, नया झंडा बनाना पड़ा। ये सब मतलब एक तरह से नई पार्टी बनाना पड़ा। तो शरद पवार के हाथ में अब एनसीपी नहीं है, उद्धव ठाकरे के हाथ में शिवसेना नहीं है। अब आप पश्चिम बंगाल पर आ जाइए। पश्चिम बंगाल में अभी तक कोई एकनाथ शिंदे बनकर उभरा नहीं है। ऋतव्रत बंदोपाध्याय को लीडर अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहा है बागी गुट, उनके साथ 80 में से 59 विधायक हैं, ऐसा उनका दावा है। 2/3 के लिए 53 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं ये पार्टी हमारी हो गई, वो कह रहे हैं कि अब भी ममता बनर्जी हमारी पार्टी की नेता हैं, लेकिन हम विधायक दल का नेता बहुमत से चुन रहे हैं। और ऋतव्रत बंदोपाध्याय को उन्होंने नेता चुनने का फैसला किया और स्पीकर को चिट्ठी भेज दी है। जिसे लीडर अपोजिशन नियुक्त किया था अभिषेक बनर्जी ने, उसका मामला तो अब सीआईडी को चला गया है। बहुत से 14 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की कि इस चिट्ठी पर जिसमें नेता नियुक्त करने की बात कही गई है उसमें हमारे दस्तखत नहीं है, जाली दस्तखत है। 2 बार जा चुकी है अभिषेक बनर्जी के घर सीआईडी। पहले उन्होंने समय लिया और नहीं आए समय पर, दूसरी बार उन्होंने कहा तबीयत खराब है, जब उनका जो है अंडाभिषेक हो गया था उसके बाद उन्होंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब उम्मीद है कि किसी भी दिन सीआईडी फिर से अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच सकती है और इसकी जांच होगी, और इस जांच में फंसने वाले हैं जिन लोगों ने फर्जी दस्तखत किए हैं। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की स्थिति में मौलिक अंतर यह है कि अभी तक कोई ये दावा नहीं कर रहा है कि तृणमूल कांग्रेस उसकी है। तो तृणमूल कांग्रेस के लोग, ये जो 2/3 सदस्य हैं, इनको 2/3 की भी जरूरत नहीं थी। इनको अब विधायक दल का नेता चुनने के लिए सामान्य बहुमत की जरूरत थी। सामान्य बहुमत से विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। तो ये 2/3 की जो बहस चल रही है उसका कोई मतलब नहीं है वर्तमान संदर्भ में, जब तक कि इनके सामने भी 3 विकल्प वही है जो एकनाथ शिंदे के सामने थे। या तो ये 2/3 सदस्य भाजपा में, कांग्रेस में या सीपीएम में अपने को मर्ज कर दें, अपना विलय कर दें। दूसरा रास्ता ये है कि सब इस्तीफा दें विधानसभा से और फिर से उपचुनाव लड़ें। तीसरा रास्ता वही है जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अपनाया कि पार्टी पर कब्जे का दावा करें कि हमारा विधायक दल में और संसदीय दल में ये कहा जा रहा है कि
20 से ज़्यादा सांसद जो है, कुल 28 सांसद हैं इस समय तृणमूल कांग्रेस के। 29 जीते थे, एक का देहांत हो गया है, तो 28 सांसद हैं। 28 में से 20 से ज़्यादा सांसद तैयार हैं पार्टी छोड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जब तक कोई नेता उभर कर नहीं आता और ये दावा नहीं करता कि ये पार्टी हमारी है, तब तक इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि अभिषेक बनर्जी के फैसले को पलटना चाहते हैं। ये ममता बनर्जी को संदेश दे रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को छोड़ दीजिए तो हम आपके साथ हैं। और उनको मालूम है अच्छी तरह से कि जो शर्त वो रख रहे हैं वो ममता बनर्जी कभी नहीं मानेंगी। वो खुद ही कह चुकी है 2 दिन पहले कि मुझे मालूम है कि अगर मैं अभी अभिषेक बनर्जी को हटा दूं तो ये सब लोग लौट आएंगे, लेकिन वो अभिषेक बनर्जी को हटाएंगी नहीं। उनके हाथ से स्थिति निकल चुकी है कि वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। और उनकी ये स्थिति भी नहीं रह गई है कि पार्टी के विधायकों और सांसदों पर उनका कोई अधिकार हो या उनका कोई निर्देश चले और उस निर्देश का पालन हो। जिन लोगों को उन्होंने राज्यसभा में भेजा, जिन लोगों को लोकसभा का टिकट दिया, जिन लोगों को विधानसभा का टिकट दिया, उनमें से ज़्यादातर लापता है इस समय। ममता बनर्जी कल धरने पर बैठी 4 या 5 विधायक, 80 में से 4 या 5 विधायक सिर्फ धरने पर आए। वही हाल सांसदों का था, 3-4 सांसद थे। राज्यसभा लोकसभा मिलाकर, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के 41 सांसद हैं। 13 राज्यसभा में हैं और 28 लोकसभा में हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस किस ओर जा रही है। लेकिन इसका कोई फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई ये दावा ना करे। वही 3 तरीके हैं, या तो विलय करे किसी पार्टी में, या फिर इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, और तीसरा ये है कि पार्टी पर कब्जे का दावा करेगा। तो ये असली नकली पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी तो एक ही रहेगी, तृणमूल कांग्रेस एक ही रहेगी। अगर कोई दावा करता है कि तृणमूल कांग्रेस हमारी है, तो वो विधायक दल और संसदीय दल में बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है शिवसेना और एनसीपी के बारे में, उसी फैसले के आधार पर उनको पार्टी मिल जाएगी। तो पार्टी का सिंबल मिल जाएगा, पार्टी का झंडा मिल जाएगा, पार्टी का नाम मिल जाएगा। फिर ममता बनर्जी को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। वो उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पर तृणमूल का नाम जोड़ सकती हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी उनकी नहीं रह जाएगी। तो ये असली नकली पार्टी जैसा कुछ नहीं होने वाला है। या तो तृणमूल कांग्रेस एक बनी रहेगी, या तृणमूल कांग्रेस पर किसी और का कब्जा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही समय में 2 तृणमूल कांग्रेस हो, एक को असली कहें आप, एक को नकली कहें। यह नहीं हो सकता, ये संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। या तो ममता बनर्जी की चलेगी या नहीं चलेगी। अगर उनकी चलेगी तो इनमें से कोई नहीं जाएगा, अगर उनकी नहीं चलेगी तो इनके सामने फिर वही 3 रास्ते हैं, उनमें से किसी एक को चुनना होगा। अब सवाल यह है कि फ़र्क जो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का है वो ये कि महाराष्ट्र में बीजेपी को ज़रूरत थी सरकार बनाने के लिए विधायकों के समर्थन की, पश्चिम बंगाल में ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से कह दिया कि हम तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता विधायक सांसद को लेने को तैयार नहीं हैं। 2021 में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को और सांसदों को लेकर भुगत चुकी है बीजेपी, और उसे अब ज़रूरत भी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलीकरण नहीं करना चाहती, वो उस भार को नहीं उठाना चाहती, क्योंकि उसे ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति को खत्म करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम करेगी जिससे ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी निकल जाए और वो पार्टी भाजपा के साथ आ जाए, ऐसी कोई कोशिश नहीं होगी। अगर कोई पार्टी पर दावा करता है और तृणमूल कांग्रेस पर कब्जा कर लेता है तो वो मानकर चलिए कि वो भाजपा के लिए सहयोगी दल के रूप में काम करेगा, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। और बीजेपी को लोकसभा में ज़्यादा ज़रूरत है, विधानसभा में कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखना यह है कि तृणमूल कांग्रेस से कोई नेता उभर कर आता है क्या जो पार्टी पर दावा करे।
के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।